कृष्ण भार्गवन ने कुछ सोचते हुए अपने कर्मचारी को इशारे से कुछ कागजात लाने के लिए भेज दिया और उसके जाते ही शिवा की ओर देखते हुए कहा, शिवा, दरअसल आपसे मिलने से पहले हमने आपके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल की थी और तभी हमें पता चला कि आपका एक छोटा सा दवाखाना हुआ करता था। हमने वो दवाखाना खरीद लिया है और अब हम आपको वो दवाखाना लौटाना चाहते हैं। आप तो बड़े दयालु हैं, हमारी इस छोटी सी तुच्छ भेंट को तो आपको स्वीकार करना ही होगा। तभी कृष्ण भार्गवन का कर्मचारी अपने हाथ में उस दवाखाने के कागजात लेकर वहां लौट आया और उसने वो कागजात शिवा के सामने मेज पर रख दिए। शिवा ने सरसरी निगाह से उन कागजातों की तरफ देखा और उस पर लिखे नाम नारायण आयुर्वेदिक संस्थान को देखते ही शिवा उस दवाखाने को पहचान गया। ये उसके पिता नारायण शास्त्री का दवाखाना था। उसके बाद शिवा ने ठंडे स्वर में कहा, यह तो वही दवाखाना है जो पहले हमारा हुआ करता था। शिवा की बात सुनकर कृष्ण भार्गवन ने गंभीर स्वर में कहा, कुछ समय पहले इस दवाखाने की नीलामी हुई थी। इसके साथ इसके ऊपर की मंजिल और इसके पीछे बना जड़ी बूटियों का बागीचा भी नीलाम कर दिया गया था, लेकिन अब हमने दवाखाना इसके पुराने मालिक से खरीद लिया है। अब इसे हमारी दोस्ती का तोहफा समझकर रख लीजिए। कृष्ण भार्गवन की बात सुनकर शिवा सोच में पड़ गया। दक्षिण भारतीय चिकित्सा शैली के इस आयुर्वेदिक दवाखाने पर उसके पिता को हमेशा से गर्व था और इससे उनकी ढेर सारी यादें भी जुड़ी थी। ये तोहफा स्वीकार करना शिवा को सही लगा, इसलिए उसने मुस्कुराकर वो कागज लेते हुए कहा, ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, धन्यवाद। शिवा के उस दवाखाने को स्वीकार करते ही पल्लवी और कृष्ण भार्गवन खुशी से झूम उठे। उन्होंने जल्दी ही अपने वकील को बुलाकर बाकी की सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर दी। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होते ही कृष्ण भार्गवन ने खुशी से चहकते हुए शिवा से कहा, चलिए तो इसी बात पर शिवा के नाम एक और जाम हो जाए। शिवा, इतनी कम उम्र में जो शक्तियां आपने हासिल की हैं, उसके हिसाब से तो मुझे लगता है आप जल्द ही कलरी पाइट्टू के महान गुरुओं की श्रेणी में शामिल होकर सभी को चौंका देंगे और आपके नाम का डंका सिर्फ केरल या तमिलनाडु में नहीं बल्कि पूरे देश में बजने लगेगा। कृष्ण भार्गवन के मुंह से इतनी तारीफ सुनकर शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, भार्गवन जी, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मैं कोई महान गुरु नहीं हूं और आगे भी ना तो मैं किसी को ट्रेनिंग दूंगा, ना अपना शागिर्द बनाऊंगा और ना ही अपना कोई घराना बनाऊंगा। शिवा की बात सुनकर कृष्ण भार्गवन चौंक गए। उन्होंने शिवा को ऊपर से नीचे की तरफ देखते हुए कहा, ओह, तो क्या अभी तक आपकी कुंडलिनी के 8 चक्र जागृत नहीं हुए हैं? अजीब बात है। हमने तो सुना था कि स्वामी खानदान के उस्ताद रंगा स्वामी बहुत ही शक्तिशाली हैं और कलरी पाइट्टू का कोई महान गुरु ही उन्हें हराकर उनका हाथ काट सकता था। कृष्ण भार्गवन की बात सुनकर शिवा ने कुछ सोचते हुए गंभीर स्वर में कहा, कुंडलिनी के 8 चक्र, मैं जल्दी उन्हें जागृत कर लूंगा। वैसे कलरी पाइट्टू के जिन महान गुरुओं की आप बात कर रहे हैं, क्या धरती लोक पर उनकी कोई श्रेणी या स्तर भी होता है? शिवा की सारी शक्तियां तो उसकी आत्मा के नागलोक में जाने के बाद ही जागृत हुई थी, इसलिए धरती लोक और यहाँ के ऊर्जा चक्रों के बारे में शिवा को कुछ पता नहीं था। शिवा की बातें सुनकर कृष्ण भार्गवन सोच में पड़ गए। दरअसल उनके कर्मचारियों ने शिवा के बारे में सब कुछ पहले ही पता कर लिया था और उनके हिसाब से पिछले 2 सालों से शिवा अपने किसी खास मकसद की वजह से अपनी शक्तियां सबसे छिपाकर कोमा में रहने का नाटक कर रहा था। इसलिए अब जब शिवा उनसे कुंडलिनी चक्रों और कलरी पाइट्टू के महान गुरुओं की श्रेणियों के बारे में इतनी उत्सुकता से पूछ रहा था तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है। या तो शिवा सच में अपनी शक्तियों के बारे में नहीं जानता था या फिर वो कृष्ण भार्गवन की परीक्षा ले रहा था। बहरहाल अब जब शिवा ने पूछा था तो उन्हें जवाब तो देना ही था, इसलिए कृष्ण भार्गवन ने ऊंची आवाज में शिवा को समझाते हुए कहा, धरती लोक पर कलरी पाइट्टू कला को 6 श्रेणियों में रखा जाता है। पहली श्रेणी, आंतरिक ऊर्जा को पहचानना। दूसरी श्रेणी, आंतरिक ऊर्जा को बदलना। तीसरी श्रेणी, ऊर्जा पर सीमित विजय पाना। चौथी श्रेणी, ऊर्जा पर पूरी तरह से विजय पाना। पांचवी श्रेणी, अपने सामने वाली ऊर्जा को खुद में खींचना। और अंत में छठी श्रेणी, प्रकृति के हर कण से ऊर्जा लेकर महान गुरु बन जाना।
इतना कहकर कृष्ण भार्गवन ने गहरी सांस लेते हुए शिवा के चेहरे की ओर देखा। शिवा के चेहरे पर अब भी उत्सुकता के भाव बने हुए थे, इसलिए उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, हालांकि कलरी पाइट टू कला के 6 पड़ाव सुनने में बड़े सरल लगते हैं, लेकिन वास्तव में 6 के 6 पड़ाव बहुत ही कठिन है। बहुत से लोग तो कलरी पाइट टू कला को सीख ही नहीं पाते, और अगर कुछ लोग थोड़ा बहुत सीख भी लेते हैं तो पहले पड़ाव से आगे ही नहीं बढ़ पाते। कृष्ण भार्गवन के इतनी अच्छी तरह से समझाने पर धीरे धीरे शिवा को धरती लोक पर कलरी पाइट टू कला के अलग अलग पड़ाव और श्रेणियां समझ आने लगी थी। पहले पड़ाव में आंतरिक ऊर्जा को पहचाना जाता है। यह पड़ाव 3 शक्तियों से मिलकर बनता है, सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा और ताकत। दूसरे पड़ाव में आंतरिक ऊर्जा को बदलना सीखा जाता है। यह पड़ाव 2 शक्तियों से मिलकर बनता है, इच्छा शक्ति और खून की शक्ति। तीसरे पड़ाव में ऊर्जा पर सीमित विजय पाई जाती है। इस पड़ाव में हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत बनती हैं और उनके चारों ओर हवा की ऐसी दीवार बन जाती है जिससे इंसान के शरीर पर तलवार या भाले की चोट का कोई असर नहीं होता। कृष्ण भार्गवन की बात सुनकर शिवा हैरान हो गया, क्योंकि उसके हिसाब से तो धरती लोक के हथियार बहुत ही शक्तिशाली थे और तीसरे पड़ाव को पार करने वाला इंसान इन हथियारों पर भी विजय प्राप्त कर सकता था। यही सब सोचते हुए शिवा ने कृष्ण भार्गवन से पूछा, तो क्या तीसरे पड़ाव को पार कर लेने के बाद बंदूक की गोलियों तक को रोका जा सकता है? शिवा का यह सवाल सुनते ही कृष्ण भार्गवन चौंक गए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने मुस्कुराते हुए हामी में सर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, बल्कि मैंने तो यहाँ तक सुना है कि हमारे देश की सेना में कुछ ऐसे सैनिक हैं जिन्हें अक्सर सरकार खुफिया मिशन पर भेजती रहती है। हालांकि ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। इस विद्या के तीसरे चरण तक पहुंच पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आज के जमाने में ऐसे महागुरु कहाँ देखने को मिलते हैं, लेकिन कहते हैं एक बार जो भी इन सभी पड़ावों को पार कर महागुरु बन जाता है, वो अपने शरीर और दिमाग की शक्तियों का इस्तेमाल कर पानी पर भी चल सकता है, सामने वाली की ऊर्जा को खींच सकता है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि इन सारे पड़ावों को पार करने के बाद तो इंसान के पास अष्ट सिद्धियों की ताकत आ जाती है, जिससे वो जब चाहे अपने पूरे शरीर को नष्ट करके अपने लिए एक नए शरीर का निर्माण कर सकता है। जैसे ही शिवा ने अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करने की बात सुनी, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। दरअसल उसे वो रात याद आ गई जब उसने भगवान शेषनाग के आशीर्वाद से पंच तत्वों की साधना कर अपने लिए एक नए शरीर का निर्माण किया था। कृष्ण भार्गवन से कुंडलिनी की ऊर्जा चक्रों के बारे में जानकर शिवा मन ही मन सोचने लगा कि क्या सच में धरती लोक पर इस तरह की साधना पद्धति होती है। तभी अचानक उसे अपने बचपन की कुछ बातें याद आने लगी। जब वो छोटा था और शास्त्री खानदान के साथ ही रहता था, तब उसका चचेरा भाई भास्कर भी अपने गुरु से कलरी पाइटू सीखा करता था। बचपन में जब भास्कर ने 2-4 बार उसकी पिटाई की थी, तो गुस्से में आकर शिवा ने भास्कर को सबक सिखाने के लिए कलरी पाइटू सीखने की जिद पकड़ ली थी। लेकिन पता नहीं क्यों उसके दादाजी ने उसे कलरी पाइटू सिखाने से साफ मना कर दिया। हालांकि शिवा के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन दादाजी के मना करने के बाद तो वो भी नहीं चाहते थे कि शिवा कलरी पाइटू सीखे। उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि शिवा अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर लगाए। हालांकि शिवा जानता था कि इस दुनिया में सच्चे महागुरु और कलरी पाइटू के योद्धा होते हैं, लेकिन वो कभी भी ऐसे किसी योद्धा से नहीं मिला था। शिवा के ख्यालों से अनजान कृष्ण भार्गवन ने मुस्कुराकर शिवा को देखा और अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जहां तक इन सारे पड़ावों को पार करके अष्ट सिद्धियों को पाने की बात है, तो उसके बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद तो इंसान के पास स्वर्गलोक के देवताओं जैसी शक्तियां आ जाती हैं। लेकिन ये सब तो बस सुनी सुनाई बातें, आज तक किसी ने ऐसा होते हुए नहीं देखा। कृष्ण भार्गवन की बात सुनकर शिवा हामी में सर हिलाते हुए मन ही मन कहने लगा, अगर धरती लोक पर ऐसी दिव्य शक्तियां पाने के लिए किसी को इतने पड़ावों को पार करना पड़ता है, तो मेरे लिए चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि शिवा ने स्वयं भगवान शेषनाग के आशीर्वाद से उपजी दिव्य बिजलियों से अपनी शक्तियों को जागृत किया था, और वो विधि तो नागलोक की विधियों से भी बेहतर थी। लेकिन फिर भी कृष्ण भार्गवन से धरती लोक की विधियों और तकनीकों के बारे में जानकर
शिवा समझ गया था कि अगर उसने नागलोक की किसी साधारण विधि से अपनी शक्तियां जागृत करने की कोशिश की होती तो भी उसकी शक्तियां धरती लोक की बड़ी से बड़ी तकनीक से बेहतर ही होती। अब तो उसे बस ये जानना था कि उसका चचेरा भाई भास्कर इतने सालों तक कलरी पाइटू सीखने के बाद आखिर किस पड़ाव तक पहुंच गया है। इन्हीं सब बातों के बीच 3 घंटे कब बीत गए शिवा को पता ही नहीं चला। हाँ, वो बात और है कि इन 3 घंटों में वो टेबल पर रखा सारा खाना खत्म कर चुका था। बातों ही बातों में जब कृष्ण भार्गवन को पता चला कि शिवा के पास कोई मोबाइल फोन नहीं है तो उन्होंने उसी वक्त अपने कर्मचारियों से शिवा के लिए एक नए फोन का इंतजाम करने को कहा और जल्द ही शिवा के लिए एक बेहतरीन मोबाइल फोन का इंतजाम कर दिया गया। फोन नंबर एक्सचेंज करने के बाद शिवा जैसे ही वहां से निकलने लगा तो कृष्ण भार्गवन ने न केवल अपनी निजी गाड़ी से शिवा के जाने की व्यवस्था की बल्कि वो खुद उसे दरवाजे तक छोड़ने के लिए भी आए। शिवा को गाड़ी तक छोड़ते हुए कृष्ण भार्गवन ने कहा, शिवा, कुछ ही दिनों में हमारे यहाँ पुरानी एंटीक चीजों को लेकर एक बहुत बड़ा समारोह होने वाला है। अगर आप समय निकाल पाए तो आइएगा जरूर। इतना कहकर कृष्ण भार्गवन बेचैनी से शिवा के जवाब का इंतजार करने लगे। उन्हें इस तरह बेचैन देखकर शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी जरूर, अगर समय मिला तो मैं जरूर आऊंगा। शिवा का जवाब सुनते ही कृष्ण भार्गवन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने खुशी से चहकते हुए कहा, तो फिर मैं आपका इंतजार करूंगा। कृष्ण भार्गवन के चेहरे की खुशी और उनका उत्साह देखकर शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, भार्गवन जी, आप सच में बहुत विनम्र हैं। अब आप अंदर जाइए, मैं चला जाऊंगा। इतना कहकर शिवा गाड़ी में बैठ गया। कृष्ण भार्गवन की खुशी और उनका खुद शिवा को गाड़ी तक छोड़ने आना गाड़ी के ड्राइवर के लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। उसे लगा शायद कोई बहुत बड़ी हस्ती उसकी गाड़ी में बैठी है, इसलिए वो मुड़ मुड़ कर शिवा को देखने लगा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर शिवा के मासूम चेहरे पर पड़ी तो वो समझ गया कि शिवा कोई अनजान था और ड्राइवर ने उसे इससे पहले कभी नहीं देखा था। गाड़ी में बैठते ही शिवा ने चुपचाप अपने फोन को स्विच ऑन किया और वो आज के दिन के बारे में सोचने लगा। कृष्ण भार्गवन से उसकी मुलाकात उसके लिए काफी फायदेमंद साबित हुई थी। आज उसने न केवल अपनी माँ का गिरवी पड़ा हीरे का लॉकेट छुड़वाया था बल्कि उसने अपने पिता का दक्षिण भारतीय चिकित्सा शैली वाला दवाखाना भी वापस पा लिया था और अब वो जल्दी ही अपने पिता को दवाखाना लौटाने वाला था। शिवा जानता था कि ये दोनों खबरें सुनकर उसके पिता और मीनाक्षी बहुत खुश होने वाले थे। वो अभी इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा था कि अचानक उसका मोबाइल फोन स्विच ऑन हो गया और उसकी स्क्रीन पर टाइम देखते ही शिवा को मीनाक्षी का ख्याल आया तो उसने ड्राइवर से कहा, मेरी बहन मीनाक्षी के स्कूल खत्म होने का समय हो गया है। पहले हम उसके स्कूल जाएंगे, फिर उसे वहां से लेकर मेरे घर जाएंगे। शिवा की बात सुनकर ड्राइवर ने हामी में सर हिलाया और गाड़ी वेल्लीगिरी हाई स्कूल की तरफ घुमा ली। जैसा कि शिवा को उम्मीद थी, जब तक गाड़ी स्कूल पहुंची स्कूल खत्म हो चुका था और बच्चे स्कूल से बाहर जा रहे थे। तभी अचानक शिवा की नजर मीनाक्षी के चेहरे पर पड़ी तो उसने चौंकते हुए मन ही मन कहा, ये मीनू रो क्यों रही है? ऐसा क्या हुआ था मीनाक्षी के साथ कि वो रो रही थी? क्या शिवा को उसके पिता का आयुर्वेदिक दवाखाना लौटाकर कृष्ण भार्गवन ने सच में शिवा के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई थी या ये उनकी कोई नई चाल थी? क्या होगा जब शिवा अपने पिता को उनका पुराना दवाखाना लौटाएगा?